हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैम फन में। आई नो काफ़ी समय बीत गया है, इट हैज़ बीन मंथ्स जब हम लास्ट मिले थे और काफ़ी लोग नाराज़ होंगे क्योंकि बहुत दिनों से का कोई भी वीडियो नहीं आई है लेकिन कुछ चीज़ों में हम प्रीऑक्यूपाइड थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जैसे जो-जो चीज़ें आपको प्रॉमिस करी गई थी, वैसे-वैसे हम उसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे। देरी हो गई है, लेकिन एग्ज़ीक्यूट ज़रूर करेंगे। अब और अभी एग्ज़ाम में काफ़ी लंबा समय है। ऐसा नहीं है कि अभी समय नहीं है। हम बहुत ही ईज़ी वे में, बहुत ही बेसिक से स्क्रैच से शुरू करके बिल्कुल लास्ट तक जैसे कि हमने हर साल किया है, वैसे ही हम 2025 की तैयारी को भी हम अपना एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। I welcome you all. So today we are going to do ISC 2025 most expected questions as per the new question paper pattern set by the CSISC. ये पेपर पैटर्न CSISC ने खुद सेट किया है क्योंकि 2025 से जो क्वेश्चंस के टाइप होंगे वो चेंज हो रहे हैं। अब क्वेश्चंस वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि आपके पहले आते थे। अब मोर एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एनालिटिकल क्वेश्चंस आएँगे और ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो सीसीआईएससी के खुद के क्वेश्चंस हैं। इसमें से एक भी क्वेश्चन मेरा अपना नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको सीएसआईएससी के ही करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है किसी भी टेक्स्ट को। ये चीज़ मैं आपको जनवरी, फ़रवरी के मंथ में भी करा सकता था, लेकिन द पॉइंट कि मैं अभी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। अगर आप इस पैटर्न को जान जाओगे, तो आप फिर अपनी पढ़ाई को उसके अकॉर्डिंग ही करोगे, ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस सीएसआईएससी के हैं। हम एक-एक करके सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और हम बिल्कुल ही एंड तक जाएँगे। आज मैंने रखे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। हम पार्ट्स में करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा और आपको देखने में कन्वीनिएंट रहे। तो इसलिए आज फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम आज एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे सीएसआईएससी के। अच्छा, अब क्वेश्चंस की बात आती है, तो क्वेश्चंस के लिए हमें किस तरीके से करना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमें सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। जो चीज़ चेंज हुई है, वो है अप्रोच हमारी उस क्वेश्चन को डील करने की। और मैं बता दूँ आपको, इन क्वेश्चंस को वो ही हैंडल कर पाएगा जिसके बेसिक्स क्लियर होंगे क्योंकि क्वेश्चंस अब बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगे। आपने फॉर्मूला दिया और आपका आंसर आ गया या फिर आपने कोई भी डेफिनेशन पढ़ी और आपने टिक मार्क कर दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आपको उसके पीछे की एप्लीकेशन जाननी होगी क्योंकि यू ऑल नो कि अब आपके बोर्ड के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं एज़ सच कोई भी हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए। पहले आपका नीट और जेईई होता ही होता था, लेकिन अब सीयूईटी भी है। तो आगे की अब जितने भी एग्ज़ाम्स आपको क्रैक करने हैं, बी इट वीआई, ट्रिपल ई और बिटसैट और एनीथिंग, आपको इस तरह की अप्रोच आनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सीएसआईएससी ने ये चीज़ कर दी है और ये अब बिल्कुल हमारा पैटर्न सीबीएसई जैसा ही हो गया है। तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, बी इट आईएससी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, सो विदाउट wasting further time, we are proceeding towards the first question. But before that, हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप। इसका ये क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है और डेली अपडेट्स और जितना भी सब कुछ जो भी कन्वे करनी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कन्वे हो जाती है। ऑलरेडी कुछ बच्चे जॉइन हैं, जिन्हें जो है इन मंथ्स में भी क्विज़ेज़ मिलती रहीं, अपडेट्स मिलते रहे, क्वेश्चन्स मिलते रहे और जितनी भी चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कन्वे होती रही हैं। तो ये चीज़ का बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। साथ में ही ये जो है ये चैनल का क्या कहते हैं, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, इसे आप हिट कर दीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ विद टाइम कि आप क्लास शुरू होने से आधे घंटे पहले आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सब आपके अ, हाइपरलिंक्स हैं, जितने भी
अब हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल और लिंक्डइन। तो सबके आपके हैंडल्स दिख रहे हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और आजकल तो सभी सोशल मीडिया पे हैं, तो आप इन चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं सारे अपडेट्स और सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी हमारी। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये है, which of the following reactions will not form an ether through Williamson synthesis? इनमें से कौन सी रिएक्शन ईथर फॉर्म नहीं करेगी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से? ये बतानी है आपको। आपको मैं 10 से 15 सेकंड्स दूंगा, इसमें आपको आंसर करना होगा। ठीक है? आप 10 से 15 सेकंड्स में आंसर कीजिए और इसके बाद मैं आपको कराऊँगा, ठीक है? तो आपके पास 10 सेकंड्स करीब हैं, आप आंसर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको चीज़ें कराऊँगा, ओके? चलिए, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं कराता हूँ इन क्वेश्चन्स को, ठीक है? क्योंकि ये एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है, इसमें आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें ज़्यादा सोचने का समय नहीं है और एग्ज़ाम में भी आपको इतना टाइम नहीं होगा, है ना? क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट फॉर्म एन ईथर थ्रू विलियमसन सिंथेसिस? विलियमसन ईथर सिंथेसिस वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है और बहुत ही सिग्निफिकेंट मेथड है ईथर की सिंथेसिस करने का। इसके अंदर क्या होता है हमारा, जो भी हमारा अल्कोहल टाइप की स्पीशीज है जिसमें मतलब या फिर ऑक्सी स्पीशीज है, ये ओ नेगेटिव स्पीशीज जितनी भी है, वो अटैक करती है आपकी इस पे हेलोएल्कीन पे और उसमें से आपके जो एनायनिक पार्ट है उसे रिमूव कर देती है और आपके कैटायनिक पार्ट के साथ जुड़ जाती है। सपोज करिए जैसे CH3Br है, तो इस तरीके से ये अटैक करती है इस पे, ये बॉन्ड को तोड़ देती है और ये एज़ अ लीविंग ग्रुप निकल जाता है और ये इसके संग इस तरीके से जॉइन हो जाती है, ठीक है? लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं? वो कंडीशंस होती हैं कि जो कार्बन एनायन बनेगा ये ब्रोमीन नेगेटिव जाने के बाद, ये यहाँ पर जो एनायनिक पार्ट बनेगा, ये सॉरी एनायनिक पार्ट नहीं ये यहाँ पे आपका इस तरीके से CH3 पॉज़िटिव था और Br नेगेटिव था। Br नेगेटिव तो निकल गया और आपका O नेगेटिव ने अटैक किया इस पार्ट पर। आपको ये देखना है कि आपके इस वाले पार्ट की स्टेबिलिटी किस तरीके से वेरी कर रही है, ठीक है? जैसे कि CH3ONa है और CH3Br है, तो क्या ये ईथर फॉर्म करेगा? बिल्कुल करेगा। ये इस तरीके से O नेगेटिव होगा, यहाँ अटैक करेगा और Br एज़ अ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और आपका स्पीशीज़ बन जाएगी C2H5 और OCH3 ये स्पीशीज़ बन जाएगी। लेकिन सेकंड वाले में देखो C6H5Cl है और C2H5ONa है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये जो स्पीशीज़ होगी फिनाइल की, ये फिनाइल की स्पीशीज जो है वो क्लोरीन को छोड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि ये अकेली स्पीशीज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगी। इट विल बी हाईली अनस्टेबल, सो इट विल नॉट अलाउ क्लोरीन टू लीव, सो दिस रिएक्शन वोंट अकर। ओके, तो C2H5ONa में से जब अटैक होगा तो O नेगेटिव जब अटैक करने जाएगा तो ये C6H5 और Cl का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी, तो ये ईथर सिंथेसिस से नहीं फॉर्म होगा। सिमिलरली अब इसमें देखो C6H5ONa प्लस CH3I, अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ अटैकिंग स्पीशीज़ जो थी वो आपकी इथाइल सिस थी, जबकि यहाँ जो अटैकिंग स्पीशीज़ है वो आपकी फिनाइल वाली स्पीशीज़ है और यहाँ पे अब CH3I है। तो जब इस पर अटैक होगा, तो यहाँ अटैक होने में कोई दिक्कत नहीं है। CH3 और I का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, I नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ एज़ अ लीविंग ग्रुप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं देगा वो। लेकिन जब यहाँ पे था, इस वाली चीज़ में, मैं आपको इसलिए इतना हाइलाइट कर रहा हूँ ताकि क्योंकि ये अभी बिगिनिंग है, आपका मोमेंटम बन जाए, फिर हम अपनी स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये दिक्कत थी, यहाँ क्यों दिक्कत थी? क्योंकि यहाँ Cl जो था, वो C6H5 और इसका बॉन्ड नहीं टूटना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, CH3I का बॉन्ड ईज़िली क्लीव हो जाएगा, C6H5ONa यहाँ अटैक करेगा और I नेगेटिव एज़ अ स्पीशीज़ निकल जाएगी। अब बात आती है 4th की। तो 4th वाले में क्या होगा? 4th वाले के अंदर आपका C2H5ONa है, ठीक है? O नेगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्पीशीज़ सही है, O नेगेटिव तो अटैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, ये देखो, अब यहाँ पर आपका टर्शियरी ग्रुप है।
यहाँ से आपका 3 CH3 लगे हुए हैं आपके यहाँ पे, 3 CH3 लगे हैं यहाँ और आपका ब्रोमीन लगा है। अब ये जो होगी, ये रिएक्शन ये जो है इसको क्लीव करना दिक्कत की बात होगी, ये फेवरेबल नहीं होगा इसे क्लीव करना। तो इस रिएक्शन में भी आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा। सो द आंसर विल बी 2 एंड 4। आंसर होगा इसका 2 एंड 4। ठीक है, अब फर्क देखो, फर्क कहाँ आ गया इन क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस का लेवल राइज हो गया। ठीक है, कहाँ आपका पहले आता था एमसीक्यू जिसमें आपका एक ऑप्शन होता था एबीसीडी में, चारों में से एक ऑप्शन चूज करना होता था, लेकिन यहाँ आपकी एनालिटिकल अप्रोच आ गई। आपको अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मालूम होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस का, तो ही ये क्वेश्चन हो सकता है, वरना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा उस बच्चे से जिसने ऊपर-ऊपर से ही पढ़ाई करी है। जिसने सिर्फ रट लिया कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है और विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बस एक जो है रिएक्शन पढ़ गया, तो वो एक क्वेश्चन को डेफिनिटली नहीं कर पाएगा। आंसर भी देख लेते हैं, मैंने साथ में आपके आंसर भी लगा दिए हैं। तो ये आपका आंसर हो गया 2 एंड 4। ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो मैं पहले वाले बच्चे भी जानते होंगे, हमेशा मैंने कहा है कि जब भी हमारे को एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी होती है तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, यानी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट हो रही है। अगर हम एक्स वाई जी तीनों जो है कंपाउंड्स को देखें, तो यहाँ कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, हमारा हाइड्रोजन को रिमूव करके। यहाँ हो गया ओ नेगेटिव, यहाँ हो गया ओ नेगेटिव और यहाँ भी हो गया ओ नेगेटिव। अब ये ओ नेगेटिव वाली स्पीशीज है, यानी ये कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और अगर हमारे को इसकी स्टेबिलिटी देखनी है तो जितने मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ओ नेगेटिव की उसे स्टेबलाइज करेगा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे मेरे को NO2 दिख रहा है किस पे, पैरा पोजीशन पे। और ये NO2 कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा ओ नेगेटिव की, इस तरीके से पुल करेगा और पुल करके ये इसे स्टेबलाइज करेगा। तो Z जो होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो Z मेरे को दो जगह दिख रहा है और मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम एलिमिनेशन अप्रोच यूज करते हैं। यानी सबसे पहले हम उन ऑप्शंस को क्रॉस कर देते हैं जो हमारे नहीं है और बाद में हम अपने सिलेक्ट कर लेते हैं, 50-50 का गेम खेलते हैं। तो जब Z होगा तो मतलब है ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे फॉर श्योर। आई एम 100% श्योर दैट ये ए और डी आंसर्स नहीं होंगे। सॉरी, बी एंड डी आंसर्स नहीं होंगे। अब ए और सी का गेम खेल लेते हैं। ए और सी में बता देते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है। हमें पता है कि जो क्लोरीन है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करेगा। क्लोरीन का गेम अलग होता है। क्लोरीन का गेम जो है आपको देखा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और क्लोरीन के लिए कुछ हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये यहाँ पे माइनस आई से विड्रॉ करेगा। लेकिन NO2 जो होता है, NO2 जो है वो माइनस एम से विड्रॉ करता है, जबकि क्लोरीन जो है वो माइनस आई से विड्रॉ करता है। और मैंने आपको बताया हुआ है मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, ये बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम डील करें इस क्वेश्चन को, तो हमारा जो माइनस आई जो क्लोरीन लगाएगा वो ज़्यादा है NO2 के सॉरी NO2 के माइनस एम से कम है। इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा क्या, नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा क्लोरीन। तो इसलिए Z के बाद Y आएगा, Z के बाद X नहीं आएगा। इसके बाद ये होगा क्योंकि ये माइनस आई से स्टेबलाइज करेगा इसे, जबकि ये माइनस एम से स्टेबलाइज कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Z, Y एंड X। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के संग आपका आंसर लगा हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फॉर द रिएक्शन व्हाट आर एक्स एंड आर रिस्पेक्टिवली इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्स और आर क्या है ये आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ले लीजिए 10-15 सेकेंड और मुझे बताइए कि एक्स और आर इसमें क्या होंगे। Till the time, let me drink some water. ओके, आंसर बताइए। काफी टाइम दे दिया अब तो। हाँ दी। तो देखिए, अब इसमें वो कह रहा है एक्स एक कंपाउंड है। अब ये जो होगा ये जरूरी है या ये कार्बोनिल कंपाउंड हो। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड की ज्यादातर रिएक्शन देखी गई है जिसमें कि आपका अल्कोहल स्पीशीज बनी है। ठीक है, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और आपका कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। आपका अल्कोहल बन रहा है, कौन सा बन रहा है? ये आपका बन रहा है प्रोपेन वन ऑल। और प्रोपेन वन ऑल है तो ये इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड से ही मिलता है, कीटोन से हमारा नहीं मिलता। ये पॉसिबिलिटी कट हो गई और ऑप्शन में भी कहीं भी हमारा कीटोन नहीं है। ठीक है, अब एल्डिहाइड को फिगर आउट करना है और मेरे पास क्या है, मैं इसे एक काम करता हूँ, आर डैश ले लेता हूँ। ठीक है, आर डैश और सी एच ओ, और इसकी रिएक्शन में करा दी मैंने आर एन जी बी आर से। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही करानी होती है रिएक्शन, क्योंकि मॉइस्चर सेंसिटिव होती है और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है, या फिर मैं कहूँ तो एसिडिक वर्कअप करना पड़ता है इसका। तो ये क्या दे देता है, किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इसमें आर नेगेटिव होता है और ये वाली स्पीशीज पॉजिटिव होती है। ये यहाँ अटैक करती है। इसके बाद क्या होता है, ये बॉन्ड इस तरीके से चला जाता है, ये आर डैश सी ओ नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ आपका आर रह जाता है और एम ओ नेगेटिव के साथ एम जी बी आर इस तरह से बाइंड कर जाता है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है H प्लस H2O, तो क्या होता है, ये जो होता है आपका, एक H रह गया यहाँ पे, हाँ, यहाँ आर डैश सी एच आर, और यहाँ आपका ओ OH को छोड़ जाता है ये, साथ में Mg जो है जब जा रहा होता है तो ये Br तो यहाँ हो गया, अब H तो यहाँ चला गया, अब OH बचा हुआ जो OH रह गया वाटर का वो यहाँ लग जाता है, तो OH यहाँ लग जाता है और H वाटर का यहाँ लग जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये स्पीशीज बन जाती है। ये होती है आपकी रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब इसके बाद हमें वो कह रहा है कि प्रोपेन वन ऑल बनाए, यानी यहाँ जो है एक्स और आर दोनों बताने हैं आपको। तो ये आर डैश सी एच ओ एच और आर है। ये आर कहाँ से आ रहा है? ये आर तो आपका दिया हुआ था। ये आर डैश क्या है? ये बेसिकली एक्स है। तो ये एक्स की तरफ से आ रहा है ये। तो अगर इसे प्रोपेनॉल बनाना है तो प्रोपेनॉल होता क्या है? प्रोपेनॉल ये है CH3 CH2 CH2 OH, ये है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल यही है ना? तो इसके लिए हमारे को 3 कार्बन चाहिए। अगर 3 कार्बन चाहिए तो यहाँ पे अगर हम सपोज करो इसे फॉर्मल्डिहाइड माने, इसे फॉर्मल्डिहाइड मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, आर डैश H बन जाएगा, यानी ये बन गया HCHO। HCHO है तो सिर्फ और सिर्फ ये H का कंट्रीब्यूशन देगा। अगर ये ऐसे है और R को फिर इसके साथ मान लेते हैं इथाइल, तो अगर इसे इथाइल मान लिया तो CH2 CH3 मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से हमें 2 कार्बन मिल गया, यहाँ से हमें 1 कार्बन मिल गया, तो हमारा प्रोडक्ट तो बन रहा है। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। और ऑप्शंस को चेक करें, एसिटाल्डिहाइड और इथाइल ले लिया, नहीं ले सकते। क्यों?
क्योंकि इसमें हमारे कार्बन एक्सीड कर जाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही अगर हम मिथाइल ले लें तो क्या हो जाएगा? अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम लोगों ने मिथाइल ले लिया तो होगा क्या? अगर फॉर्मल्डिहाइड तो यहाँ तो H हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो H हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? मिथाइल ले लिया तो यहाँ सिर्फ CH3 बनेगा, तो ये CH3 CH2OH यानी इथेनॉल बन जाएगा। तो यहाँ कार्बन कम हो जाएंगे, यहाँ ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ कम हो रहे हैं, और यहाँ एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल ले लिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ CH3 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये इस जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ CH3 ले लिया तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ना कि प्राइमरी अल्कोहल। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा ये डी वाला। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सही है ये डी वाला। ठीक है, प्रोसीड करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये थोड़ा ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, अब आपका ये पार्ट आ रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एलिमेंट X है जिसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 3d5 4s2। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ द एलिमेंट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। एक है कितनी दिखा सकता है और एक है कौन सी कॉमन देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें फर्क है। अब देखो 3d5 4s2 है, इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम होता है 3d5 4s1, और उसके बाद क्या आता है? मैंगनीज क्या होता है? 3d5 4s2। तो यानी बात तो मैंगनीज की हो रही है, तो ये तो है मैंगनीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंगनीज में वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कौन सी होती है? तो मैक्सिमम स्टेट होगी इसकी, हाँ, तो मैक्सिमम स्टेट क्या दिखा सकता है ये? तो आउटर वाली जितनी भी होती हैं वो सब आपकी मैक्सिमम में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो 2 इसकी और आपकी 5 इसकी, तो मैक्सिमम में दिखा सकता है +7 की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, कॉमन है इनके लिए, तो वेरिएबल वैलेंसी भी दिखाते हैं ये तो। ठीक है, आपने मैंगनीज की +2 भी देखी होगी, आपने मैंगनीज की +4 भी देखी होगी। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सी है? तो सबसे पहले कॉमन के लिए क्या होगा? आउटर वाले से जाएगा, 4s2 से जाएगा, तो मोस्ट कॉमन कौन सी होगी? जब Mn+2 बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +7 और मोस्ट कॉमन हो जाएगी +2। ठीक है, हालांकि हमें MnO2 भी देखने को मिलता है, यहाँ तो मैंगनीज +4 में रहता है। ठीक है, ओके, आगे तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट देखो, secondary amines can be prepared by reduction. Identify the compound that will form a secondary amine on reaction with LiAlH4। तो बोल रहा है सेकेंडरी अमीन्स जो है हम रिडक्शन से प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, रिडक्शन का मेथड से ही हम सेकेंडरी अमीन्स को प्रिपेयर करते हैं। हमें देखने को मिलता है अलग अलग रिडक्शंस होते हैं, बर्च रिडक्शन वगैरह अलग अलग रिडक्शंस हैं। LiLH4 है रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रुकता नहीं है बीच में, सीधे आपको पटक देता है। जो है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स में सीधे सीधे आपको अल्कोहल पर पटक देता है। ठीक है, बीच में नहीं रुकता। ऐसे ऐसे रिएजेंट्स हैं। उसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल फॉर्म अ सेकेंडरी अमीन और रिएक्शन विद। तो देखो सेकेंडरी अमीन की बात करें तो ये आपको पता होगी ये वाली बात कि इसमें एक ही चीज है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये ही जो होता है वो सेकेंडरी अमीन बनाएगा इसमें, बाकी जो होते हैं वो सेकेंडरी अमीन नहीं बनाते। मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC, ठीक है, CH3NC ये आपको सेकेंडरी अमीन देता है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की बात होती है कि कौन से पॉइंट पर अटैच हो रहा है। ठीक है, एम्बिडेंटेट लिगेंड की बात आ जाती है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। अब बात आती है बेसिक की। तो एसिडिटी की बात हो गई थी, अब अगर जब भी हमारे को बेसिक चीजें देखनी होती है ना, तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि
उसके जो लोन पेयर हैं वो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में या फ्री बैठे हैं। अगर लोन पेयर इन्वॉल्व हैं तो क्या होगा, और लोन पे फ्री बैठे हैं तो क्या होगा। जैसे एनालीन है, ये एनालीन है। एनालीन के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। बेसिसिटी जो होती है इसकी कम हो जाती है। बेंजाइलअमीन है। बेंजाइलअमीन क्या होती है? बेंजाइलअमीन हो गई, ये बेंजाइलअमीन है। ठीक है। बेंजाइलअमीन में क्या होता है, क्या ये रेजोनेंस में जा रहे हैं? नहीं, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं। इथाइलअमीन है। इथाइलअमीन क्या हो गई? ये हो गई इथाइलअमीन। क्या ये रेजोनेंस में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। अमोनिया है। क्या ये रेजोनेंस में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं रेजोनेंस में। फिर अब क्या बेसिसिटी डिसाइड करेंगे? तो इसमें एनालिन तो निकल गया, और बाकियों में हम कैसे डिसाइड करेंगे बेसिसिटी को? इसमें सबसे ज्यादा, अगर आप देखो बेंजाइल, हम यहाँ तो आपके कहते हैं बेंजाइल की रिंग है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, जैसे ये हो गया C6H5 CH2, इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ NH2। ठीक है। एक हो गया अमोनिया और एक हो गया CH6CH2NH2। इसमें आपको अगर बेसिसिटी देखनी है तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका इथाइल अमीन। ठीक है। इसका और अमोनिया को तो आपको याद रखना है। बात हो गई इसकी, तो इसमें आपको यहाँ पे इसकी बेसिसिटी फिनाइल ग्रुप की वजह से कम हो जाती है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इथाइल अमीन। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। इस पॉइंट, ये काफी बड़ा पॉइंट है, इसलिए हम इसके बारे में जब बात करेंगे, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप अमीन्स का लेक्चर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का। वरना अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ colligative property. At the same concentration in aqueous solution, select the solution that will show the largest freezing point depression. लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कौन दिखाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारी चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्रायोस्कोपी, एब्रियोस्कोपी और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। इसमें से वो पूछ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है। अब यहाँ इस सब के हमारे को मोलालिटी किसी की नहीं रखी, के एफ हमारे को किसी का नहीं पता, लेकिन अगर हम आई की बात करें तो आई की बात हम कर सकते हैं जो चीज़ डिसोसिएट करेगी। तो देखो, इसको तो हटा ही दो, ये तो आपकी शुगर है। शुगर तो आपका नॉन पोलर होती है, ये तो डिसोसिएट करेगी नहीं। अब रही तीन आयनिक स्पीशीज है, एक ये रही, ये दो रही, ये रही। इसके आई की बात करें तो डिसोसिएट करेगी, तो ये कितनी स्पीशीज देगी? 3 Na पॉजिटिव देगा प्लस एक PO4 3 नेगेटिव देगा। तो कितने में डिसोसिएट करी? 4 में। NaCl किस में करेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। यानी कितनों में करा इसने? 2 में। K2SO4 कितने में करेगा? 2 K पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। यानी कितनों में किया इसने डिसोसिएट? 3 में। तो जिसका आई सबसे ज्यादा उसका डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा फिर बताओ? यार एक मिनट। किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका Na3PO4 का। ठीक है। Na3PO4 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिसोसिएटिंग स्पीशीज सबसे ज्यादा है, इसका आई सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एंटर फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर भी यही कह रहा है। ठीक है, आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखो, when the molality of a dilute solution is multiplied by 4, what will be the resulting effect on the molar depression constant kf? kf पर क्या फर्क पड़ेगा? मोलालिटी जब हमारी मल्टीप्लाई होती है 4 से, तो kf जो होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट,
इस पर क्यों फर्क पड़ेगा बताना। मोलालिटी का इस पर फर्क पड़ेगा ही क्यों? केएफ पर फर्क क्यों पड़ेगा मोलालिटी का, मुझे इतना बताओ पहले। केएफ पर क्यों फर्क पड़ेगा मोलालिटी का? ये तो मोलालिटी से चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहता है ये तो। ठीक है, आंसर क्या है इसका? अनचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक न्यूमेरिकल है, सॉल्व करिए इससे मेरे साथ। सोडियम नाइट्रेट है हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, और ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया अपने केटायंस और एनायंस में इक्वल सोल्यूशन में, तो ये Na पॉजिटिव में और डिसोसिएट कर गया NO3 सिंगल नेगेटिव में, इसमें डिसोसिएट कर गया। अगर I की बात करेंगे तो इसका I हो गया 2। ठीक है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF क्या होगा? इतने मोल सोडियम नाइट्रेट को डिसॉल्व किया गया है 1 kg वाटर में। ठीक है, और हमारा KF दे रखा है 1.86। अगर नहीं दे रखा होता तो भी आपको याद होना पता होना चाहिए कि पानी के लिए KF 1.86 होता है। तो हमें पता है कि डेल्टा TF क्या होता है, I KF इंटू M। ये क्या हो जाएगा 2, KF कितना है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब मोलालिटी, मोलालिटी कैसे निकालेंगे हम? 0.05 मोल्स है, तो मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यही आपकी मोलालिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही आप, क्योंकि पानी का जो वजन है वो 1 kg है। सॉल्व कर लो इसे, ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1.86, कितना हो जाएगा इससे आंसर? 0.1 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.186 आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन भी क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, इजी सा था, लेकिन एमसीक्यू में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आपने फर्क देख रहे हो? अब क्या कहते हैं, जिस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं आपको फर्क देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस में। अब आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ इसके अंदर वीडियो में, तो देखो ये क्वेश्चंस आपके नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अब देखो ये एट द सेम टाइम सिलेक्ट द सॉल्यूशन दैट हैज द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसमें आपको सोचना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। ये सब कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस सारी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी है तो आपको ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है रट्टा लगा लिया और हो गई। अब जैसे एक्स और आर है, यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो पहले आते थे क्वेश्चंस और आप हाल सॉल्व कर देते थे। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, इन माय ओपिनियन आपको 2018 से पेपर सॉल्व करने चाहिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर देखनी है तो 2018 से आपको पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 2018 ही वो ईयर थी जिसमें पेपर सबसे पहले पैटर्न चेंज हुआ था पेपर्स का। ठीक है, उससे पहले सेक्शन ए सेक्शन बी आता था, जिसमें आपको चॉइस मिलती थी, कोई 6 में से कितने भी 3 कर लो या कितने भी 4 कर लो। तो 2018 से ही आपको पेपर में चेंज देखने को मिला था। तो यहाँ से आपको पेपर सॉल्व करने चाहिए। और इस बार का ये जो लेटेस्ट पैटर्न पर जो पेपर करा रहा हूँ मैं, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है क्वेश्चन पेपर का, लेकिन क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो गया कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो चेंज हो गया है। तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और मैं बार-बार यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो अगर आप तुम्हारे को नंबर लाने हैं बोर्ड में तो। ठीक है, और ये जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपकी सीयूईटी की तैयारी भी साथ ही साथ हो रही है। तो ये मत सोचना कि बोर्ड में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्या करेंगे हम सब्सक्राइब करके। तो हमारे चैनल पर आपने देख लिया होगा, हम सीयूईटी के लिए भी कहते हैं प्रिपरेशन कराते हैं, और जेईई नीट के बच्चों को भी देखते हैं। ठीक है, और आपके वीआईटी, वेलोर, और आपका बिट सेट हो गया, और आपका क्या कहते हैं, ये हो गया जेपी नोएडा हो गया, आपका कहते हैं जीएल बजाज हो गया, आपका जीएलए हो गया, है ना, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गई, आपका एसआरएम हो गई, है ना, और आपका बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस, गोवा कैंपस, दुबई कैंपस, है ना, ये हो गया। जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, अमृता अमृता वाली हो गई, विद्यापीठ वाली जो है वो हो गई। तो सबके लिए एक कॉमन डोमेन है हमारे पास,
तो इसलिए आपके लिए बेटर यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है? स्किप करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। देखो ये हो गया। अब देखो फॉर रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है और आपको क्या बताना है इसमें। When student X doubled the concentration of A, the rate of reaction was found to increase by 8 times the unit of rate constant is। उसने concentration of A को डबल कर दिया। अगर जो रेट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, के ए पे, ठीक है? अगर उसने क्या किया, रेट को क्या किया, 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। अच्छा, ये होता है क्या कहते हैं, ये होता है ना आपकी जो एक मिनट, एक चीज गलत लिखते हैं। ये होता है आपका रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला nth रेट का, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी, सॉरी जीरो ऑर्डर की हो जाती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना? ऐसी आपकी सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाती है मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, इस तरीके की हो जाती है आपकी, ठीक है? अब उसने क्या किया, उसने रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया 8 टाइम्स, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन डबल कर दी कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन उसने डबल कर दी, अगर उसने कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, रेट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, अगर जो इसका स्क्वायर में चली जाएगी, ठीक है? तो जब ये पैटर्न फॉलो होता है तो क्या ऑर्डर होगा बताओ। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी 8 टाइम्स इंक्रीज कर गई, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 8 गुना इंक्रीज कर गई, तो आपका ऑर्डर क्या होगा, ये बताइए। ये आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है? ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। एन की वैल्यू को 3 डाल के देखो क्या आएगा आंसर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, क्या आएगा आंसर, मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है? करना है तो करके भी देख सकते हो। रेट इज इक्वल्स टू के ए वी, फिर क्या कहते हैं लॉग ले लेना, फिर उसके बाद जनरल रेट का फॉर्मूला निकाल लेना, वो सब आप करके देख सकते हो। लेकिन जो आपका इस तरीके की होती है वो थर्ड ऑर्डर में होती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट पूछ रहा है कौन सी चीज गलत है ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, किसी भी रिएक्शन में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में क्या गलत हो गई बात। तो भैया यही ये तो साफ साफ दिख रहा है, ऑर्डर जो होता है मॉलिक्यूलरिटी से कम नहीं होता, ठीक है? ऑर्डर हाफ है और मॉलिक्यूलरिटी 3/2 है, मतलब ऐसा हो भी सकता है पर मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं आती है, फ्रैक्शंस में नहीं आती मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है? ऑर्डर फ्रैक्शंस में हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शंस में नहीं आती है, ठीक है? ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में जो है बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन क्या कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शंस में नहीं आती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके साथ रिएक्शन करके सेम प्रोडक्ट देते हैं, तो ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ये हाइड्रोजन बनाते हैं जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है? और ये फिनाइल हाइड्रोजन के संग बनाते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, सबको पता होती है ये वाली चीज। तो दोनों का सेम ही हाइड्रोजन बनता है, बिल्कुल सेम डिट्टो सेम, ओके? तो ये हो गया आपका फिनाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड व्हेन ग्लाइसिन एंड एलानिन आर कंडेंस्ड टुगेदर। तो ये हमारी क्या चीजें हैं, ये हमारे अमीनो एसिड्स हैं, और अमीनो एसिड्स में हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है? अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स का, और प्रोटीन्स में किस तरीके का बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और इस बार का जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का, जो नोबेल गया है 2024 में केमिस्ट्री का, वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पर गया है, प्रोटीन के डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर,
ठीक है, प्रोटीन डिटर्मिनेशन पर ही गया स्ट्रक्चर का। उन्होंने AlphaFold नाम का एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे किसी भी प्रोटीन का हम स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं। 3 लोगों को ये प्राइज़ गया है, डेविड बेकर हैं, ठीक है? और 2 लोग और हैं जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से, है ना? तो 3 लोगों को ये प्राइज़ गया है, जिसमें इन्हें एक अराउंड 8.9 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे और एक सर्टिफिकेशन और एक गोल्ड मेडल मिलेगा। ठीक है? तो काम इस तरीके का करो जो दुनिया याद रखे। ओके? क्या होगा ये? पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट देखो। Reaction of compound A with NH3 gives an aromatic amine B. This amine on treatment with nitrous acid forms a diazonium salt which is used in the preparation of A. Identify A and B. ये जनरली ना सेक्शन बी में आता था, सेक्शन बी और सी में आता था ऐसा क्वेश्चन, और ऑप्शंस के साथ नहीं आता था, बिना ऑप्शंस के आता था, 2 मार्क में आता था। लेकिन अब उन्होंने इसे 1 मार्क का भी कर दिया, तो मार्क्स कम करे तो साथ में उन्होंने ऑप्शंस दे दिए। तो देखो किस तरीके से लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चंस का, सीरियसनेस आने की जरूरत है तुम्हारे अंदर। ये वाली चीजें अगर आपको पढ़नी है तो अगेन प्लेलिस्ट में एक एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे पूरी देख लेना। एंड आई एम डैम श्योर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी ज़िंदगी में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। इतनी बढ़िया तरीके से कराई है कि आप भी मान जाओगे। ठीक है, रिएक्शन है कंपाउंड ए की अमोनिया के संग तो एक एरोमेटिक अमीन देता है बी। ए की रिएक्शन कर रहे हैं हम अमोनिया से, तो एक अमीन दे रहा है, एरोमेटिक अमीन है बी। एक एरोमेटिक अमीन है बी और एक एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, यानी एक एरोमेटिक अमीन है। एनालिन भी हो सकती है या फिर ये एरोमेटिक अमीन जो है वो CH2NH2 टाइप में भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, ये तो एक अजम्पशन है। और ये अमीन जो होती है ये नाइट्रस एसिड के संग डायजोनियम का सॉल्ट बनाती है, तो ये हमारी एनालिन हो सकती है, बिल्कुल प्रोबेबल है, जो कि यूज होता है ए की प्रिपरेशन में। अब ये जो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा ये वापस जो होता है ए बनाता है, ये डायजोनियम सॉल्ट से ए बनता है, तो डायजोनियम सॉल्ट अगर बनेगा और इससे ए बन रहा है तो डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो हेलोअरीन होगी। और हेलोअरीन मेरे को सिर्फ 2 ही दिख रही हैं। हेलोअरीन मेरे को या तो ये दिख रही है या तो हेलोअरीन मेरे को ये दिख रही है। ठीक है जी, अब इन दोनों में भी तो मेरे को ये तो पता चल गया, ए तो मेरे को पता चल गया क्या है, ए हमारा क्लोरो है, ठीक है हमारा, और ये है आपका हेलोअरीन आपकी ये रही। ठीक है, अब इस हेलोअरीन के साथ अमोनिया की रिएक्शन होती है तो इसने हमारे को एक एरोमेटिक अमीन दी बी, और वो एरोमेटिक अमीन होती है ये। और देखो कितने बेवकूफ़ हैं, अब एरोमेटिक अमीन बी दे रखा है इन्होंने, तो भी ऑप्शन में इन्होंने, अरे इसमें मैंने आपको वो तो बताया ही नहीं। ये क्वेश्चन तो एक कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी का नाम होता है मोस्ट स्टूपिड कैटेगरी, केमिस्ट्री मोस्ट स्टूपिड कैटेगरी। क्यों कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया क्यों, मैंने देखा ही नहीं। अरे भैया एरोमेटिक अमीन है बी, ना ये एरोमेटिक अमीन है, ना ये एरोमेटिक अमीन है, और ना ये एरोमेटिक अमीन है। एक अकेला यही ऑप्शन है जिसमें बी एक अमीन है, बाकियों में बी एक अमीन है ही नहीं। तो आंसर तो भाई डी होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो कोई नहीं पढ़ के आ गया होगा तो वही उसे पता होगा कि अमीन NH2 वाला ग्रुप है, इसमें और कोई NH2 ग्रुप कहीं नहीं रखा, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो मोस्ट स्टूपिड कैटेगरी में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो कभी कभार एग्जाम में मिल जाते हैं लॉलीपॉप के क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ जी, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राहुल है एक कोई, उन्हें प्रिपेयर करना है क्लोरोफॉर्म इन द लैब यूजिंग एथेनॉल, तो कैसे प्रिपेयर करें वो, इनके शौक भी ऐसे हैं कि क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं लैब में, है ना, अजीब लोग अजीब शौक, है ना, कैसे प्रिपेयर करें भैया। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है एथेनॉल प्रिपेयर करने के लिए, तो पहले तो क्लोरीन गैस चाहिए हमारे को,
पहले तो क्लोरीन ही निकाल लो, क्लोरीन, फिर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, फिर क्लोरीनेशन और फिर हाइड्रोलिसिस। इसमें आपका कोई मदद नहीं कर पाऊंगा मैं, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जो है आपका क्लोरोफॉर्म के संग डील करने का। तो इसे आपको एज ए इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है और इसे एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। आपका ऑप्शन नेक्स्ट, हेलोजेंस की बॉन्ड छोटा क्यों होता है भैया? हेलोजेंस में रेजोनेंस होती है इसलिए छोटा होता है, ये ऑप्शन। और कुछ की जरूरत ही नहीं है आपको करने की। कार्बोकेटाइन फॉर्म ना, वैंडरवुल फोर्स तो बिल्कुल नहीं आ गई। पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, एक बार को सोच सकते थे पोलराइजेशन होता है बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड पोलराइज होने से उसकी जो है शॉर्ट बॉन्ड लेंथ हो गई है, इसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग आंसर है। नेक्स्ट देखो, कितना चार्ज जरूरी है रिडक्शन करने के लिए 1 मोल CO2 पॉजिटिव है? तो भैया चार्ज कितना होता है? NF, N होता है चेंज, और आपका F होता है अपना फैरेड, ठीक है। और एक फैरेड में कितने कूलम होते हैं? 96500 कूलम्स। CO2 पॉजिटिव से CO जा रहा है तो कितना चेंज हो रहा है? 2 का। और एक फैरेड कितना होता है? 96500 कूलम, तो कितना आ जाएगा ये? 193,000 कूलम्स। इजी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो, डराने की कोशिश, मतलब फालतू में डराने की कोशिश। ये क्वेश्चन दिया गया है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। टॉपिक है डेबाई हकल अंकल की ऑनसैगर के साथ थ्योरी। डेबाई हकल ऑनसैगर थ्योरी का एक क्वेश्चन है जिसमें वेरी करता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका इस तरीके से रहता है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका इस तरीके से रहता है। ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लिया, और इसमें आपका एक लॉ और आ जाता है, कोलरॉश लॉ, ये भी आपका एक्शन में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि 3 इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है, CH3COH है और KCl है। तो आपका 1 दे रखा है उन्होंने NaCl, 1 स्ट्रॉन्ग है तो NaCl हो गया। 2 में उन्होंने दे रखा है CH3COH, ये CH3, एक मिनट, यहाँ तो इन्होंने गलती कर दी। यहाँ तो इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि CH3COH जो होता है, इन्होंने यहाँ मिस्टेक है बेटा इस क्वेश्चन में, क्योंकि CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस तरीके से नहीं आता, ठीक है। यहाँ इन्होंने, बेटा मिस्टेक है इसमें, प्रिंटिंग एरर है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं। क्योंकि आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ये जो होता है, ये CH3COH थर्ड होना चाहिए था, थर्ड होना चाहिए था CH3COH, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी किसकी इंक्रीज होगी, उन्होंने ये पूछा था इस क्वेश्चन में। लेकिन जो CH3COH है वो थर्ड नंबर का होगा, सेकंड नंबर नहीं होगा वो, है ना। क्योंकि CH3COH का ग्राफ नहीं होता, ये वीक का ग्राफ होता है, ये CH3COH का ग्राफ ये है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को छोड़ दो, ये ऑप्शंस में गड़बड़ है, लोचा है इन ऑप्शंस में, ठीक है। तो इससे आप छोड़ दीजिए, ओके। कॉन्सेप्ट आपको पता चली गया, इसे आप छोड़ दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर भी जो इन्होंने दे रखा होगा वो गलत है, ये जो है ये ऐसे छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दो इसे, ओके। क्या यार, बोर्ड वाले भी ऐसी गलती कर रहे हैं, बोर्ड वालों से एक एक्सेप्टेबल है ये, मतलब ठीक है, प्राइवेट स्कूल एक बार को कर सकता है गलती, बोर्ड वाले गलती कर रहे हैं, बताओ क्या सीखेंगे लोग। नेक्स्ट देखो भाई, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया मैंने इसमें, अब आ गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन। 1 मोल लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनना कंपाउंड X का, अच्छा जी। तो इसका मतलब क्या है? 2 ब्रोमीन एटम्स लिंक्ड है प्राइमरी वैलेंसी से। अब प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, ये तो सबको पता होगा, ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी बताती है, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी बताती है। तो जब इस कंपाउंड को पानी में जाएगा, ठीक है, और आपको 1 मोल लाइट येलो प्रेसिपिटेट देगा, इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको ये बताना चाह रहा है, तो इसमें एक है क्या? ब्रोमीन 2 है, क्लोरीन 1 है, 4 अमोनिया है, तो एक क्लोरीन है ना, तो एक क्लोरीन एटम लिंक्ड है प्राइमरी वैलेंसी से, इसका मतलब ये है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिया है, जिया नाम की लड़की है एक, उन्होंने अप्लाई करी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा कर देते हैं कि हाँ इस लड़की ने ऐसे फील्ड घुमाई है, तो कंफ्यूज कर दें बच्चों को बिल्कुल ही, कि मतलब बच्चे जान ही नहीं पाएगा ना, हम बेवकूफ़ है ना, पता ही नहीं है हमें, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, जिया का नाम लगा दिया तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लगाई उसने इन दोनों में, बताओ, लड़की का कोई काम ही नहीं है, ये नहीं कि नेटफ्लिक्स और बिंग वॉच करे, बताओ मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है वो। दोनों में +2 है, दोनों जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और दोनों में लिगेंड का फ़र्क है, एक में वाटर है और एक में साइनाइड है। ठीक है, उसने कहा कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। अच्छा ठीक है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो इसका मतलब है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है। पर हमें पता ही है कि हम जब तना जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहाँ हमें पता चलता है कि वाटर जो होता है वो वीक होता है, वाटर के आगे इस तरीके से सीरीज चलती रहती है, हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा है। तो H2 इज अ वीक लिगेंड, तो देखो Q और Q तो हो गई आंसर। अब ये देखो, अब नेक्स्ट है P हो सकता है आंसर। साइनाइड इज अ वीक लिगेंड, भैया साइनाइड तो दूर दूर तक वीक लिगेंड ना है, साइनाइड तो बिल्कुल कोने में आता है सीरीज में, बिल्कुल लास्ट में स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में। तो अगर आपको करना हो तो ऑप्शन आप इसे आंख बंद करके टिक कर सकते हो, लेकिन फिर भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जो है आयरन का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, हाँ आयरन का जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स होता है वो लो स्पिन होता है, इसमें Fe+2 है, यानी D6 है, यानी D जब भरा जाएगा, ये D जब भरा जाता है इस तरीके से, तो क्या होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये 3 4 5 6 इस तरीके से भर जाते हैं ये, ठीक है, T2G में भर जाता है ये EG तक जाता ही नहीं है। ओके, तो बी एंड एस आंसर हो जाएंगे, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको। ओके, आपका यही पहला वाला पी गलत हो गया, तो पी गलत होने से आपका ये ऑप्शन ही रूल आउट हो गया था, तो आप जो है आंसर की तरफ जा सकते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है टोलुइन reacts with chromyl chloride in CCl4 to give compound X, which of the following test is more likely to show by the compound X, तो कौन सा टेस्ट शो करेगा बेटा जी, बताइए, टोलुइन क्रोमाइल क्लोराइड के संग रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन आपको कराई हुई है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, कौन सा टेस्ट शो करेगा ये शो करेगा एल्डिहाइड का टेस्ट, एल्डिहाइड का कौन सा टेस्ट शो करेगा, ये शो करेगा सिल्वर मिला टेस्ट बाय टॉलिन्स रिएजेंट। ओके, ये शो कर देगा टॉलुइन जो है क्लोरीन और क्रोमाइल क्लोराइड में CCl4 के प्रेजेंस में। अब आप एक नीम रिएक्शन है, उस नीम रिएक्शन का नाम मेरे को कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, इस नीम रिएक्शन को कहते क्या है, ठीक है। और टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर मिला टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ब्रेक रेट प्रेसिपिटेट बाय फैलिंग ना, येलो प्रेसिपिटेट बाय आइडोफोम ना ना ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। अच्छा जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है मतलब जिस पर अटैक करेगा, कमजोर ने हमेशा इतिहास गवाह है, हमेशा से ही किसी वीक इंसान को, किसी डरपोक इंसान को दबाया है, जो दब गया उसे लोग और दबाते हैं, यहाँ भी यही केस है, वो उस पर सबसे बढ़िया अटैक होगा जो गरीब होगा, जो वीक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल वहां सबसे अच्छा अटैक करेगा जहां गरीबी ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मिलेगा उसे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इनमें से सबसे ज्यादा कहाँ है देख लो, एसीटोन स्ट्रक्चर बना के देखो हमेशा, अंधेरे में तीर मत चलाओ, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, फॉर्मल्डिहाइड CHO। अब आपको एक चीज बताऊं, ये भी एग्जाम में बेचारा क्या है, ट्रिक तो बहुत बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बना ना पाया, एसिटोफिनोन बता दो मुझे,
एसिटोफेनॉन क्या होता है? हाँ, बताना यहाँ क्या लगेगा एसिटोफेनॉन? हाँ, कोई बताना चाहेगा कि यहाँ क्या लगेगा एसिटोफेनॉन में? मुझे पता है बहुतों को तो पता ही नहीं होगा एसिटोफेनॉन का स्ट्रक्चर। समझ में आई? अब 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 क्या करें? अब देखते हैं इसकी क्या गरीबी और क्या। उस मैंने बोला कि कौन मोस्ट रिएक्टिव वो होगा जो सबसे ज़्यादा गरीब होगा। भैया इसे C6H5 और CH3 का साथ मिल रहा है, इसे 2 CH3 मिल रहे हैं, इसे C6H5 और H मिल रहा है, और यहाँ बेचारा हाइड्रोजन से ही संभाल रहा है। तो ये सेंटर सबसे गरीब है, इस सेंटर पर सबसे ज़्यादा अटैक होगा, ये सेंटर सबसे ज़्यादा प्रोन अटैक के लिए। और ऑप्शन भैया ए ही है जिसमें ये यहाँ पर क्या दे रखा है, मोस्ट रिएक्टिव में थर्ड ही दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये थर्ड हो जाएगा। और लीस्ट रिएक्टिव किसकी तरफ होगा? फोर्थ, यहाँ। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यहाँ सबसे कम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ अटैक होने की। ठीक है, अब ये हमारा काम कहाँ आता है पता है? ये हमारा काम आता है रीजियो सिलेक्टिविटी में, जहाँ हमारे को चूज करना होता है कि अटैक कहाँ कराएं। ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जो है भर भर के पूछा जाता है कहाँ? जेई में, नीट में, अब सीयूईटी में भी आ रहा है। तो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप ये एग्जाम्स में भी अच्छा कर पाएंगे। ये मत सोचना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम क्यों पढ़े हैं, बोर्ड ही तो है, क्या नंबर आएंगे इसमें, नंबर को क्या करेंगे इसके, तो ये मत सोचना। ठीक है जी, आगे बढ़िए। एक प्लॉट खींच रहे हैं वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस का, ठीक है जी, खींच दिया। ये लो वाई, ये लो एक्स। उसने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, भैया ऑर्डर ऑफ जीरो होता है तो रिएक्शन हमेशा ऐसे जाती है, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस पैरेलल, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट, अब आ गए आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। देखो भैया, असर्शन रीजंस को देखो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स में ऑर्थो और पैरा पे होती है, और मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है, पैरा वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, और ऑर्थो पैरा पर होती हैं, ये बात भी सही है। अच्छा, तो ट्रू है, सही है भैया। हेलोजन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नहीं होता, पढ़ के ही गलत कर दिया मैंने। ठीक है, हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नहीं होता, बताओ किसी बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। बेंजल्डिहाइड नाइट्रेशन पर क्या कहता है? ऑर्थोपैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड देता है? नहीं भैया, किसने कह दिया? असर्शन तो गलत ही हो गया, असर्शन इज फॉल्स। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ये है एलिमिनेशन अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट। हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर की डिपेंड नहीं करती इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, इसमें तो एग्जामिनर ने नया खेलता है एग्जामिनर। ठीक है, इनिशियल रिएक्शन जो होती है वो एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट में होती है, इनिशियल रिएक्शन एक्सप्रेशन जो होता है वो रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में होता है। अरे भैया डिपेंड ही नहीं करती तो एक्सप्रेशन उसमें क्यों होगा, रेट एक्सप्रेशन में? ना 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 ना, गलत है, गलत है। इथेनॉल एसिड एसिडिक है पानी से, देख लेते हैं भैया, C2H5 वो नेगेटिव है कॉन्जुगेट बेसिस का, और पानी का है ये कॉन्जुगेट बेसिस का। तो यहाँ पे जो देखो, यह जो यहाँ पे जैसे कोई क्या चाहिए, खींचने वाला चाहिए, ओ नेगेटिव को स्टेबलाइज करने वाला कोई चाहिए था। अब ओ नेगेटिव को स्टेबलाइज, ओ नेगेटिव, ओ पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का मतलब क्या है? इसे कोई चाहिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर ले और स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर दे, और C2H5 ने और उल्टा दे दिया खींचने की जगह, तो ये कम एसिडिक है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट इथाइल ग्रुप डिक्रीजेस विद एसिडिक कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है, तो इसमें आई से दे रहा है ये दोनों ही ट्रू हैं, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, आगे देखो। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो सारे लिविंग सेल्स में होते हैं, सही बात है भैया, न्यूक्लिक एसिड है हमारे अंदर।
वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करने का। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पास होगी तो डीएनए आरएनए का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बात तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, इतना ही था। हमारा 1 घंटे का सेशन हो गया है, बस आज के लिए इतना ही था। हाँ तो जी, हाँ जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और मैं बता रहा हूँ तो एंड तक आया मतलब तुम्हें पसंद आई है तो लाइक करे हुए ना और सब्सक्राइब करे हुए ना मत जाना। यहाँ जो है ना, इसे हिट कर देना और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है? इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, दिमाग खुल लेंगे तुम्हारा। अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे एमसीक्यू थे, अब हम थ्योरी क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर सीयूईटी वगैरह तो जैसा हो गया है, लेकिन थ्योरी तो आती ही है, वो तो हमें करनी ही है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फॉलो कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना। ओके, सब कुछ पूछ पाछ लेना यहाँ पे। चलो, मिलें अब अगली क्लास में। आई होप मज़ा आया होगा आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।